चलिए हम लोग आज 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बहुत सारा कारण रहा, जिसमें देखिएगा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक और सैन्य कारण रहा। ठीक है, सैनिक कारण रहा, जिस वजह से 1857 की क्रांति देखने को मिला। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि पिछले क्लास में हम क्या बात किए हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा कि यूरोपीय कंट्री का आगमन होता है। यूरोपीय कंपनी, जिसमें आप देखे थे कि पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडन ये सब आ रहे थे, जो यूरोपीय कंपनी था। ठीक है, और ये सब आपस में संघर्ष करेंगे, आपस में संघर्ष। ठीक है, उसके बाद भारत में मुगलों के पतन के बाद, मुगलों के पतन के बाद नए राज्यों का उदय होता है। ठीक है, नए राज्यों का उदय होता है, जिसमें आप देख रहे थे मैसूर को, अवध को, बंगाल, सिख। ठीक है, मैसूर, अवध, बंगाल, सिख, ये सब मराठा, ये सब थे जो नए राज्यों के रूप में। और फिर इनसे संघर्ष आप देखते हैं अंग्रेज के साथ होता है, क्योंकि ये आपसी संघर्ष में अंग्रेज यहाँ पे अपना वर्चस्व बना पाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि अंग्रेज का सामना संघर्ष फिर इन राज्यों से होता है, और फिर इनका नीति आता है। इन सब से फिर जीतने के बाद अंग्रेज का वर्चस्व रहता है, और ये अपना नियम और नीति लाते हैं। और यही नीति क्या क्या रहता है, क्या कारण रहता है, ये सब विरोध करने लगते हैं। विरोध, जिसमें 1857 का क्रांति देखने को मिल रहा है। कारण आप देखिए 1857 की क्रांति में क्या क्या कारण रहा। तो पहला देखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में देखिएगा तो व्यापकत नीति, इसी को हड़प नीति जानते हैं। हड़प नीति क्या था? तो हड़प नीति जो है, हड़प नीति है कि दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनने दिया जाएगा, मतलब गोद लिया बच्चा नहीं, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, अपना खून होना चाहिए, तभी क्या है। अरे एक नीति था कि किसी भी तरह से हड़पना है। ठीक है, उस क्षेत्र को, उस साम्राज्य को ले लेना है किसी भी तरह से, कोई भी नियम लागू करके। और उसी में से एक नियम था क्या? हड़प की नीति। इसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई झांसी पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई परेशान थी क्योंकि उनके पास दत्तक पुत्र था। ठीक है, दामोदर करके उनका नाम है। आगे फिर देखेंगे नस्लीय श्रेष्ठता। अंग्रेज अपने आप को गोरा होने के वजह से अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, अब ऐसा क्यों श्रेष्ठ समझ रहे हैं? क्योंकि उस समय उतना ऐसे जैसे यहाँ जाति पाति को लेकर अभी सब आदमी परेशान है कि जाति, अब ध्यान से सोचिएगा तो जाति कुछ है ही नहीं, है ना। सब आदमी है, सब अपना, सबका अपना विचार है, सब पढ़ेगा लिखेगा, उसको व्यवस्था दिया जाए तो हर आदमी अच्छा बन सकता है। लेकिन जाति के आधार पर बट गया। पहले ये सब काम के आधार पर था, फिर वो वंश के आधार पर हुआ, और आज जाति एक बहुत बड़ा समस्या है। बिल्कुल उसी तरह से यूरोप में काला गोरा को लेके सब परेशान था। ठीक है, और ये मंदबुद्धि आदमी ही ऐसा इस तरीके का काम करेगा। क्योंकि अच्छा बताइए, कोई काला गोरा को लेकर, काला होने की वजह से कोई किसी को परेशान कर रहा है, इसका मतलब उसको क्या पता नहीं है? उसको ज्योग्राफी का हाल पता नहीं है, क्लाइमेट के बारे में पता नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट हर चीज़ तय करता है। वो कोई आदमी गोरा है, क्यों गोरा है? क्योंकि वो शीत कटिबंध में रह रहा है। यूरोपीय कंट्री पूरा देखिएगा तो शीतोष्ण शीत कटिबंध में आता है। अब उस क्षेत्र के आदमी अपने आप गोरा होगा क्योंकि वो प्रदेश कैसा है, ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ गोरा होना तय है। हम लोग विषुवत रेखा के नज़दीक रह रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा काला रहेंगे, उससे थोड़ा सा क्या रहेंगे, मलिन कलर रहेगा। तो ये जिम्मेदारी उठाए हुए था अंग्रेज कि हम गोरा हैं और काला आदमी को हम सही करेंगे, और ये सब बेवकूफ़ होता है। ठीक है, और वही सब खूब होशियार था। इससे बताओ काला आदमी के मन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? इस सबसे भी परेशान थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, काला आदमी को नीच दृष्टि से देखता था। ये बात सही नहीं है। उसके बाद ईसाई मिशनरियों का आगमन हो जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे
इनाम कमीशन बनाया जाता है। और ये इनाम कमीशन किसके विरोध में था? तो ये जमींदार, ठीक है, जमींदार से ज़मीन लेने, टैक्स नहीं देने की वजह से ज़मीन लेने के लिए ये कमीशन आया था, इनाम कमीशन 1852। अगला देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण में 1813 में ईसाई मिशनरियों का आगमन हो जाता है। किसका? ईसाई मिशनरियों का। अब बताओ ईसाई मिशन 1813 में, हम बताए थे ना कि अंग्रेज और पुर्तगाल में क्या अंतर था। पुर्तगाल आते आते धर्म में हस्तक्षेप कर रहा था। गोवा पर 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से ले लेता है कौन? अल्बुकर्क, और फिर वहाँ पे गोवा पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करता है। अंग्रेज बताओ कब आया? 1600 में आया है, 1600 ईस्वी में। उसी दौरान नहीं करा, 1813 में कर रहा है, और 1600 में 200 साल बाद, है ना। तब बताइए लगभग क्या कितना हो जाएगा? 1600 में आया है, 18 में यहाँ कर रहा है, तो 200 में होगा, 200 वर्ष बाद। तो बताओ इतना साल बाद जाके वो ईसाइयों को मतलब बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, आइए और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। और उस दौरान जब वो सब आया ना, तो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के क्या करता था? सबको ईसाई बना रहा था। और ये बिल्कुल भी गलत है। आप किसी पर धर्म मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म परिवर्तन का मतलब क्या है? खान पान हर चीज़ में बदलाव आ जाता है, ड्रेसिंग सेंस में बदलाव आ जाता है, बोलने में, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है, उसके कर्म में बदलाव आने लगता है। तो आप किसी पर अगर धर्म थोपते हैं, मतलब समझ रहे हैं, आप उसके पूरे कर्म को ही बदल रहे हैं। और कोई भी धर्म क्लाइमेट की वजह से कहीं पे उत्पन्न होता है। अब बताइए कि रेगिस्तान वाला क्षेत्र में कोई धर्म आया, अरब कंट्री में कोई धर्म आया, तो वो क्षेत्र कैसा है? गर्म क्षेत्र है, तो उसी आधार पर उसका धर्म भी होगा। और हम लोग का क्षेत्र कैसा है? दोनों तरह का यहाँ पे क्लाइमेट है, तो उसी आधार पर यहाँ का ड्रेस होगा, उसी तरह का ये होगा, हर चीज़ होगा। जैसे कि अब हम थोड़ा सा अगर समझाना चाहेंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि इस वाले क्षेत्र में अगर कोई धर्म उत्पन्न हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यूरोप में कौन है? ईसाई धर्म, और यहाँ पर है इस्लाम धर्म, और यहाँ ये वाला क्षेत्र क्या है? सनातन। तो इस सबके खान पान और हर चीज़ में आपको अंतर क्यों दिखता है? ये प्रदेश है ठंडा, ठीक है, और ये बालू वाला प्रदेश है। ये क्या है? बालू वाला प्रदेश है। ये ना रात में बालू को देखिएगा एकदम क्या हो जाता है? ठंडा, और दिन में उतना ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और हवा चलेगा और वहाँ बहुत कम पानी रहेगा। पानी का क्या रहेगा? पानी की कमी रहेगा। और बालू जैसा पूरा ज़मीन है, तो हवा की वजह से पूरा धूल कण रहेगा, धूल कण। तब बताइए पानी कम रहेगा तब आदमी ज़्यादा नहाएगा? पानी कम रहेगा तो नहीं नहाएगा, सेंट का इस्तेमाल करेगा, इत्र का इस्तेमाल करेगा। तो आप देखते होंगे ईसाई धर्म में ज़्यादातर आदमी इत्र का इस्तेमाल करता है, ताकि कम दिन नहाना पड़े और पानी की बचत हो। उसके बाद धूल कण के लिए उसका पूरा ड्रेस कैसा रहेगा? ऊपर से नीचे तक पूरा पहने हुए रहेगा, ठीक है, और उजला रहेगा। उजला क्यों? काला भी रह सकता है, ठीक है, भुरका वगैरह काला ही देखते हैं, उजला ही क्यों? उजला इसलिए क्योंकि गर्मी के दिन में परेशानी होगा, क्योंकि वो उजला से परावर्तन हो जाएगा, लेकिन काला अवशोषित कर लेता है किसको? प्रकाश को, और अवशोषित कर लेगा तो उससे इतना गर्मी लगेगा। इसलिए आदमी देखते होंगे दुबई वगैरह में उजला ड्रेस पूरा, लड़का हो लड़की सब पहनता है ना। शेख को देखे हैं? शेख को, हाँ, तो धूल कण रहेगा। और इनका बताइए वहाँ पे पेड़ पौधा रहेगा? पानी की कमी है, धूल कण ऐसा जमीन है, तो रहे वहाँ पर पानी नहीं रहेगा तो पेड़ भी ना के बराबर रहेगा। तो बताइए उसके संस्कृति में ऐसा कुछ रहेगा कि पेड़ से रिलेटेड वो लाश उसको जलाने का काम कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पेड़ उड़ का क्या है? कमी है। तो क्या करेगा? लाश को कोशिश करेगा कि हम ऐसे दफनाने का काम करेगा, तो जमीन के अंदर गाड़ेगा। तो ये सब उसका कल्चर बन गया। अब ये कल्चर हम कहाँ अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं? जहाँ पर पानी है, पानी है तो ये सब खूब नहाएगा, इसको इत्र की कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद धूल कण नहीं है तो यहाँ गर्मी भी है, तो ये सब का कपड़ा कैसा रहेगा? धोती कुर्ता जिसमें हवा जाए अंदर, है ना, आरामदायक ये लोग का कपड़ा रहेगा। उसके बाद ये लोग के खान पान में भी, इन लोगों के खान पान में भी दिक्कत होगा। इन लोगों के खान पान में भी, जो ईसाई हैं, इनके खान पान में मांसाहार होना जरूरी है। क्यों मांसाहार होंगे? पूछिए। क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधा नहीं है,
उतना ज़्यादा खेती करने का सुविधा नहीं है, क्योंकि धूलकण वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो आप बताइए वहाँ पे मांसाहार होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे, वो सब मांसाहार ही होंगे। इसलिए आप ज़्यादातर इस्लाम धर्म में देखिएगा सब मांस मछली खाना अनिवार्य समझता है। उसके बाद अगर देखिएगा पानी का बात कीजिएगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला जो है विषुवत रेखा के नज़दीक, ये कौन से सनातन धर्म का बात कर रहे हैं। यहाँ पे पानी है बहुत ज़्यादा, पेड़ पौधा है, फल फ्रूट ये सब रहेगा। तो ये लोग का धर्म में जो पूजा पाठ भी होगा उसमें क्या रहेगा, फल फूल देखते हैं ना, फल फूल ही चढ़ाएगा, अनाज से संबंधित चीज़ रहेगा, खीर पकाएगा, पूरी पकाएगा, ये सब करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध है। ठीक है। और ये लोग का कपड़ा कैसा रहेगा, हल्का, मतलब ऐसा नहीं रहेगा, ढक्का ढक्का टाइप नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ धूलकण नहीं चल रहा है, तो वो आराम से रहेगा। आप बताइए सारा नियम अगर कोई इस्लाम धर्म कबूल करता है तो सारा नियम इसको फॉलो करना पड़ेगा, और ये प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो इस क्षेत्र में रह रहा है, तो इसके लिए कंफर्टेबल कौन सा बात हो जाएगा। ये वाला जहाँ पनपा है, ये चीज अपने आप पनपता है। धर्म किसी कोई ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से उत्पन्न कर सकता है, ये सब अपने आप क्या होता है, क्लाइमेट की वजह से अपने आप सब उत्पन्न होगा। ठीक है। उसके बाद यूरोपीय कंट्री में देखिएगा तो ये सब भी क्या करेगा, यहाँ भी तो ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ भी कपड़ा कैसा रहेगा, पूरा ढका ढका। उसके बाद देखिएगा ये एकदम सूट बूट पहनेगा ऐसा टाइप से। उसके बाद यहाँ पेड़ पौधा उतना ज़्यादा रहेगा नहीं रहेगा, तो ये भी क्या करेगा, दफनाएगा। ये ईसाई धर्म में भी आप देखिएगा दफनाता है। अरे अब बताइए यहाँ के आदमी कहियो दफनाएगा, अरे मारे लकड़ी है, कहाँ यूज जाएगा, जला दो। तो अपना मर्जी से कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए किसी पर आप थोप रहे हैं अगर धर्म, इसका मतलब आप उसके साथ बहुत बड़का अन्याय कर रहे हैं, जो उसके क्लाइमेट के आधार पर उसके लिए वो चीज़ सही नहीं है। इसलिए किसी पर कोई चीज़ थोपना नहीं है। अब आपको कोई 1 करोड़ रुपया भी दे, आप कहे कि तू उसको क्या बना दो, कोई और धर्म का बना दो, तो बनाना है नहीं बनाना है, क्योंकि हम उस पर अनजाने में अत्याचार कर दिए है ना। और उसको सिखाना भी नहीं है कि तुम इस धर्म में आ जाओ, नहीं सिखाना है। क्यों नहीं सिखाना है, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए वो बना हुआ है, जो यहाँ पे पनपा है, उसी आधार पर उसका सारा सिस्टम रहेगा। उसके आप सिस्टम को नहीं चेंज करना है, जो जैसा है उसको रहने देना है उसी तरीके का। हाँ, अच्छाई भरो ना, अच्छाई सिखाओ, आपके धर्म में जो बात अच्छा है वो बात आप बताइए सबको। हमारे धर्म में जो बात अच्छा है हम बताएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अपना लो, कला कहेंगे। हाँ, लेकिन उसका मर्जी होगा तो मना भी नहीं करना है, उसको वो बात अच्छा लगा वो अपनाना चाहते हो सारा सिस्टम। ठीक है। चलिए, तो ये सब बात था थोड़ा सा अलग, जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा देखते हैं हम धार्मिक लड़ाई होते रहता है। ठीक है, इसलिए ये तो फिर देखते हैं ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है, ज़बरदस्ती क्या करता है, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करता है। ये बात आपको कैसा लगा, एकदम गलत लगा। जैसे आप ये सारा चीज़ अगर समझे होंगे तो आपको ये बात बहुत बिल्कुल गलत लगेगा। किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करना है, और ज़बरदस्ती का तो इतना बड़का आपको परिणाम मिलेगा। आज आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो जो आपका अखंड भारत था जो खंडित हो गया, क्या कारण रहा, धार्मिक कारण ही तो रहा। क्योंकि आपको पढ़े होंगे कि पाकिस्तान धार्मिक क्या है, धर्म के आधार पर अलग हुआ है। ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार पर अलग हुआ है। चलिए, तो आप लोग ये बात समझ पाए होंगे, तो आपको आगे मदद मिलेगा किसी भी चीज़ पर निर्णय लेने में। ठीक है कि हाँ, कौन अगर आपसे कोई अब पूछे कि धर्म परिवर्तन कराना अच्छा बात है बुरा बात है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को कि बिल्कुल गलत बात है, नहीं कराना है। लेकिन अपना मर्जी से कोई आ रहा है तो उसको मना भी नहीं करना है। देखिए, सती प्रथा का बात करेंगे तो 1829 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सती प्रथा क्या था, सती प्रथा बहुत बड़का बीमारी था भैया। जैसे आज जाति प्रथा है, दहेज प्रथा, ये सब एकदम गलत है। अब दहेजों पर हम बातचीत करते हैं तो दुख लग जाता है कितना आदमी को। दहेज के बारे में मेरे एक मित्र हैं, वो ना बोलते हैं कि सब ले रहा है समाज में दहेज, तो हम क्यों नहीं लेंगे। हम बोले कि सब गोबर खाने लगेगा, तो गोबर खाना बात सही थोड़ी हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि बात क्या है, गलत है, तब भी आप बरजोरी क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। होता है कि लड़का में सब कुछ देखता है, धन दौलत ही, तो भाई उसको बीमार बना दें हम। नहीं,
तो अब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि लड़की पैसा देखती है चाहे कुछ हो। भाई लड़की पैसा देखती है तब भी आधा आदमी बीमार है, तब भी आधा आदमी काम नहीं करना चाहता, जबकि सबको पता है कि लड़की अच्छा कब मिलेगी, जब हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास अच्छा जॉब होगा, हम कामयाब रहेंगे, तब अच्छा लड़की आएगी। तो आप कामयाब बनने की कोशिश में कहाँ हैं? आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढ के गर्लफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं, जबकि आपको सब कुछ पता है। निठल्ला तो नहीं ना बना सकता है, लड़की के बाप निठल्ला बना दे सबको कि नहीं भैया आप घूमिए, गुटखा खाइए, दारू पीजिए, और तब हम अच्छा लड़की आपके पास भेजेंगे, कामयाब लड़की भेजेंगे जो आपके साथ सरफरोवल कर सके। अगर ये बात एकदम ठीक है कि अच्छा लड़का ढूंढना अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसा लीजिएगा उसके बदले। भाई आपके यहाँ आके वो क्या कर रही है? बर्तने धो रही है, सिंहासन पर नहीं बैठा देते हैं पैसा लेके। अब बड़ा अजीब बात है ना रे। लड़किए दे दो, कोई वो बकरियों पोसता है तो 5,000 रुपया दाम लगा लेता है, यहाँ पूरा के पूरा लड़की मतलब उसको सियान करता है और फिर दहेज भी देगी, और फिर लड़की भी जाती है, और वहाँ लड़की जा रही तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि वो बेचारी मतलब सिंहासन पर बैठी, उसको क्या हो रहा है वो जाके वहाँ पे बर्तन धो रही है, पैसा देके नौकरी मिल रहा है। मेरी मम्मी हमको पैसा नहीं देती है तो हम क्या करते हैं जानते हैं? हम कहते मम्मी किसके लिए ये सब पैसा रख रही है? तो मतलब हमारे दहेज के लिए पैसा जो रहता है, हम बोले कि अच्छा तो दहेज दे के हमारे लिए काम खरीदा जाएगा बर्तन धोने का। मम्मी हंसती है, लेकिन अभी भी वो क्या है, कहती नहीं अभी समाज का ये सब नियम है, कुछ नहीं। तो जैसे कि अभी हम आप लोग से बात कर रहे थे, उसी तरह से एक सती प्रथा भी था। अभी आपके सामने क्या कौन सा प्रथा है जिस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है? दहेज प्रथा है। ठीक है, आप लोग को लगेगा कि अरे वो काल था जिसमें विद्रोह करना जरूरी था, प्रतिबंध लगाना, अब तो नहीं है कुरीति, अब नहीं है कुरीति, अभी नहीं है कुरीति, हर आदमी शोषण कर रहा है भैया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि धार्मिक आप देख पाए कि सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा ये था कि अगर पुरुष मर जाएगा तो महिला का कोई अस्तित्व ही नहीं बचना चाहिए। मतलब आप पुरुष के बिना इतना अधूरा है कि आपको क्या है, हर तरह से तो निर्भर करिए देता है, अब वो मर गया तो तुम भी मरो उसके साथ। इतना हम लोग डिपेंडेंट थे किस पर? लड़का पर। ठीक है, कि तुमको मर ही जाना चाहिए अगर तुम्हारा। और ये देखो कितना दुगलई था भाई, तुम सोचो तो कि एक तो पहले से बोल रहा है कि लड़का मरेगा तो लड़की को भी मरना पड़ेगा। ऑलरेडी लड़का को क्या पहले से ही लड़का बहुत बूढ़ा रहता था, तब उससे शादी करा दिया जाता था, क्योंकि लड़की का शादी बहुत कम एज में कराना है, क्योंकि जैसे उसका ज्यादा एज होगा तो समझदार हो जाएगी तो शादी करेगी नहीं। इससे अच्छा है बेवकूफ है तब शादी करा दो। वो लड़की बेचारी का कम उम्र है, लड़का का कितना ज्यादा उम्र रहता है, क्योंकि उसको सेटल होने में समय लगेगा। तो 30 साल के बुढ़ाऊ है और लड़की बेचारी 10 साल की है, शादी हो गया, जाहिर सी बात है 20 साल पहले वो मर जाएगा मर जाएगा ना। तो मतलब अब तुम भी मरो अपने जवानी में ही। ठीक है, तो ये सती प्रथा बहुत बड़का एकदम खतरनाक था। ठीक है, हम लोग बच गए। ठीक है, बच गए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया, नहीं तो आज तो रहता क्या होता। दा दास प्रथा का बात करेंगे तो आदमी को खरीदने का बाद विधवा पुनर्विवाह 1865 में। अब जो विधवा रहती थी, पहले तो सती प्रथा पर प्रतिबंध, अब विधवा तो बच जाएगी ना, क्योंकि जलने नहीं दिया साथ में, तो उसका अब विवाह करने के लिए भी आदमी विरोध करता था कि अब जो विधवा है उसका विवाह। अरे भाई वो अपना बाकी का जीवन ना जिए, किसी का मान लो पति एक्सीडेंट में ही मर गया, तब बाकी का जीवन एकदम नर्क है, एकदम एगो पुरुष के रहना जरूरी है। अब भाई ना भी जरूरी है तो मान लो कि आगे भाई अपना जीवन हम देखें ना, किसी ने कोई एगो ना पार्टनर को हम ढूंढे ना जहाँ हम रह सकते हैं खुशी खुशी ना। अब पुरुष कर सकता है दिया, देखो करे 4 को कर सकता है भाई, राजा सब तो कितना कितना करता था, लड़की नहीं कर सकती, बाहर कानून। चलो, विधवा पुनर्विवाह पर मतलब लागू कर दिया गया 1856। उसका बाद देखेंगे आर्थिक कारण, अस्थाई बंदोबस्त, रैयत बाड़ी महालबाड़ी, ये सब टैक्स था। ठीक है, अस्थाई इसमें जिससे परेशान था वहाँ के स्थानीय लोग। और कृषि वाणिज्यकरण आया, उद्योग का पतन हो गया, भारत में जो उद्योग सब था। 1813 में एक तरफा मुक्त व्यापार, मुझे 1813 में जो चाय और चीनी को छोड़ के बाकी सब आके व्यापार कर सकता है। ठीक है, पहले इतना ही था, आओ सब आके क्या कर सकता है, यहाँ मुक्त व्यापार कर सकता है, इतना खुला छूट दे दिया।
कि आओ भैया, हम सब तो आए ही थे पुर्तगाल डच डेनिस, आप सब आदमी अब आइए और यहाँ लूटिए। ऐसा समझिए, सब आदमी आके और बिना टैक्स दिए आराम से कंपनी का स्थापना कीजिए। सैनिक कारण में देखिएगा तो कम वेतन, भेदभाव, जनरल सर्विसेज, ठीक है। इसमें कम वेतन और भेदभाव क्या था, तो भारतीय जो सैनिक थे उनको कम वेतन दिया जाता था, किसके अपेक्षा, अंग्रेजी सैनिक की अपेक्षा। और भेदभाव किया जाता था, काला गोरा के आधार पर कम वेतन देना, भारतीय होने के कारण उससे भेदभाव करना, इस तरीके का। तो सैनिक परेशान रहेंगे कि नहीं। उसके बाद जनरल सर्विसेज ये आया था, इनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया था 1856 में, जिसमें भारतीयों को समुद्र पार करने के लिए बाध्य किया। तो ये बात अच्छा किया, क्योंकि भारतीय मानते थे कि समुद्र पार, धार्मिक रूप से मानते थे कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे, समुद्र में मतलब लात भी नहीं रखना है, बहुत मतलब उसको ऊंचा समुद्र पार नहीं चलना चाहते थे। तो इसके लिए वो बाध्य किया। लेकिन ये बात अच्छा पॉजिटिव हुआ, अगर आप दुनिया नहीं घूमेंगे तो कैसे जानिएगा कि और भी चीज़ें। अब बताइए पुर्तगाली डच डेनिश ये सब केरला इतना विकसित हो गया, क्योंकि वो दुनिया घूमा। आपको जब पुनर्जागरण बताए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि मार्को पोलो वगैरह है, पूरा दुनिया घूम के आ रहे हैं, सब एक पर एक खोज कर रहा है। तो जब तक हम दुनिया नहीं घूमेंगे तब तक कुछ जान पाएंगे। अब यहाँ धर्म में ही है भैया कि समुद्र पार करना ही नहीं है, अब समुद्र पार कोई नहीं करेगा तो बेवकूफ़ी ना रह जाएगा। और ये सब जो भारतीय सब थे ऑलरेडी क्या थे, इन लोगों को बहुत चीज़ की कमी था। और 1857 के क्रांति के हार के पीछे का रीजन ही रहा, असफल रह गया। क्यों? क्योंकि हम लोग उतना विकसित नहीं थे, हम लोग के पास बंदूक नहीं था, अच्छा व्यवस्था नहीं था, नेतृत्वकर्ता अच्छा नहीं था, ये सब क्या रहा, कमी रहा। जो अंग्रेज के पास वो सब चीज़ था, नेतृत्व करने वाला, हर क्षेत्र में आप अभी हम बताएंगे कि किसमें कौन नेतृत्व कर रहा था, कहाँ से, ठीक है। तो इतना आप देख पाए कि राजनीतिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारण और सैन्य कारण क्या रहा था, ये बात हम आपको बता दिए। अब हम लोग जानेंगे आगे कि मंगल पांडे जो 34 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन रहते हैं, उनको पता चलता है कि कारतूस जो है वो चर्बी से बना हुआ है, ठीक है। तो आगे हम बताते हैं, ठीक है, उसको स्टॉप कर दीजिए। कारण हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन विद्रोह करता है और इस विद्रोह का दमन कौन कौन करता है। 1857 के क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था सो देखते हैं। तात्कालिक कारण ये था, चर्बी को लेकर परेशान थे, जो धार्मिक रूप से ये देखिए, जैसे यहाँ पे ब्राउन बेस बंदूक जो था ना, वो ब्राउन बेस पहले रहता था, उसके जगह पर एनफील्ड राइफल आ जाता है, ठीक है, एनफील्ड राइफल। और ये जो है ना, इसका जो गोली रहता है वो चर्बी से बना हुआ रहता है, जिसको खींचना पड़ता है और तब जाके उसमें डाल के तब मारना पड़ता है। तो उसमें जो चर्बी लगा हुआ था ना, गाय और सुअर का था, जो धार्मिक रूप से उसको मतलब जो उसमें सैनिक सब थे, जो मुसलमान और हिंदू ही तो रहेंगे उस समय उसमें सैनिक, तो उनको धार्मिक आहत पहुंचा। और इस वजह से वो एक विद्रोह के रूप में तात्कालिक कारण ही रहा। पहले 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन को पता चलता है तो इस नेटिव इन्फेंट्री को ही बंद कर दिया जाता है अंग्रेज के द्वारा, ठीक है। फिर ये बात फैलते फैलते 34 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन में चला जाता है, जो बैरकपुर में रहता है। और इसी में से एक रहते हैं मंगल पांडे, ठीक है, बटालियन रहते हैं उसी में का एक। इनको पता चलता है, ये ब्राह्मण व्यक्ति थे, इनको बहुत गुस्सा आया कि अच्छा ऐसा बात है कि चर्बी जो है गाय और सुअर के अथी से बनता है। इनको बहुत मतलब जो कारतूस है वो चर्बी से बनाया जाता है, इनको गुस्सा आया। फिर ये उठे और 29 मार्च 1857 में फुरोज और वाटसन जो अंग्रेजी सैनिक हैं, इनको क्या किए, मारते हैं, ठीक है। लेकिन पलटू मियाँ इनको बचा के ले जाते हैं। और ये भी मतलब मंगल पांडे भी क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। फिर इनको ठीक करके और तब इनको क्या करता है कि फांसी दे देता है। 8 अप्रैल आपको याद होगा, 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है बैरकपुर में। कहाँ? बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी में इनको फांसी दे दिया जाता है मंगल पांडे को, ठीक है। इसी लेकिन फिर वहां से मेरठ से उठते हैं और 85 आदमी को जेल में बंद किए रहता है। 24 अप्रैल को 85 आदमी जो मना कर देता है बटालियन सब कि हम मतलब काम नहीं करेंगे, तो ये 85 आदमी को जेल में डाल देता है। तो 10 मई को सारा कैदियों को छुड़ाते हुए दिल्ली के तरफ भागता है सब, ठीक है। 10 मई से स्टार्ट हो जाता है क्या, मेरठ से। पूछेगा कि कब स्टार्ट हुआ था, तो 10 मई को स्टार्ट होता है मेरठ से 1857 का क्रांति।
और वहाँ से सारा कैदियों को आज़ाद करते हुए अंग्रेज को मारते पीटते कहाँ आ जाता है सब, दिल्ली में आ जाता है। 11 मई को मुगल बादशाह के दरबार में आता है, जहाँ बहादुर शाह द्वितीय हैं, इनको नेता घोषित कर दिया जाता है 1857 के क्रांति का, ठीक है। और इनके तरफ से कौन लड़ने के लिए जाता है, क्योंकि इनका आयु बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहादुर शाह द्वितीय बूढ़े हो चुके हैं, 80 वर्ष के आसपास के हैं। बत्तख खान इनके तरफ से लड़ते हैं, ठीक है। और इनके विद्रोह का दमन दिल्ली से कर रहा था कौन, अंग्रेज के तरफ से निकलसन और हडसन, ठीक है। पहले निकलसन करता है, फिर हडसन आ जाता है। और ये हडसन बहुत खतरनाक, इनके जो बहादुर शाह द्वितीय हैं, इनको रंगून भेज देगा। कहाँ भेज देगा, रंगून। और रंगून में इनका मृत्यु हो जाएगा 1862 में, ठीक है। 1862 में, याद रखिएगा, इनका रंगून में ही मृत्यु हो जाता है। और इनके जो पोता और पुत्र रहता है, जो मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा, ठीक है, ये पुत्र रहता है। और पोता जो है अबू बक्र सुल्तान, मिर्जा अबू बक्र सुल्तान रहता है, जो इनके पोता रहता है। ये दोनों को लाल किला, दिल्ली के लाल किला के आसपास मार के टांग के काफी टाइम मतलब बहुत दिन तक उल्लास को क्या सड़ने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और बहुत दर्दनाक मौत दिया इनके पोता को और पुत्र को, ठीक है। और इनको रंगून भेज दिया। तो रंगून में क्या कर रहे थे, रंगून में इनका मृत्यु 1862 में हो जाता है। इनके तरफ से कौन लड़ रहा था, बत्तख खान, ठीक है। बत्तख खान, एक बत्तख मियाँ भी है, जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के सत्याग्रह किए थे ना, उस दौरान जान बचाया था, बत्तख मियाँ। और ये है बत्तख खान, ठीक। देखिए अब लखनऊ से देखेंगे तो हर क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से सब नेतृत्व कर रहा था, विद्रोह कर रहा था। अगर एक ही जगह से किया जाता ना तो ये सफल हो जाता, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्र से और अलग अलग टाइम में किया जा रहा है। इस वजह से लखनऊ से देखिएगा तो बेगम हजरत महल थी, ठीक है। आपको अवध वाला क्षेत्र में याद होना चाहिए। यहाँ से बेगम हजरत महल रहती है, इनका पुत्र रहता है बिरजीत कादिर, ठीक है। ये बिरजीत कादिर को राजा मानते हुए ये नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, कहाँ से, लखनऊ से, ठीक है। और इनके विद्रोह का दमन हैवलॉक और आउटरम कर रहा था, और बाद में आके कैंपबेल करता है। तो कैंपबेल आपको याद रखना है, लास्ट में आगे कौन करता है, कैंपबेल, उसको याद रखना है कि इनके विद्रोह का दमन कौन कर रहा था, कैंपबेल कर रहा था। और ये इसके बाद नेपाल चली जाती हैं कौन, बेगम हजरत महल, क्योंकि दमन कर देता है कैंपबेल, इनके विद्रोह को दबा देता है, ठीक है। उसके बाद कानपुर से देखेंगे तो नाना साहब थे, ठीक है। और इनका साथ देने के लिए तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां साथ आते हैं, ठीक है। लेकिन तात्या टोपे, इनका दूसरा नाम धोंडू पंत है, ठीक है। और तात्या टोपे का दूसरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। और ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र हैं नाना साहब, ठीक है। आपको याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे मराठा, उसमें हम लास्ट में पेशवा में अंतिम पेशवा के बारे में बताए थे, उन्हीं का पुत्र कौन था, नाना साहब। और ये फिर बाद में ये भी नेपाल चले जाते हैं, ठीक है, कौन, नाना साहब। लेकिन तात्या टोपे जो है ये चले जाते हैं झांसी की रानी के यहाँ, ठीक है, जो झांसी की रानी थी वहाँ चले जाते हैं, ग्वालियर में। उसके बाद यहाँ नेपाल में देखिएगा तो इनका, उसके बाद ये जो तात्या टोपी हैं, तो इन टोपी पहनते थे नवाब का दिया हुआ है, इनका नाम इसीलिए टोपे पड़ गया, तात्या टोपे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इनका मित्र था एक मान सिंह, इनका तात्या टोपे का, ये इनको बुलाता है नेपाल में और वहीं पे इनको फांसी दिलवा देता है, मित्र, ठीक है, मान सिंह, ठीक है। मान सिंह याद रखना है, गद्दार आदमी है, ठीक है। झांसी का बात करेंगे तो झांसी में रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो उस समय अपने दत्तक पुत्र के लिए क्योंकि हड़प नीति के लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का प्रयोग किया था, और हड़प नीति के तहत क्या होता था कि जो दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ बच्चा को वहाँ का साम्राज्य का राजा बनने नहीं दिया जाता था, और वो पूरा साम्राज्य हड़प लिया जाता था, और झांसी इनसे छीन लिया गया था उसी आधार पर, ठीक है। और इनके पति थे गंगाधर राव, कौन थे, गंगाधर राव की मतलब पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ये लड़ रही थी झांसी से, ठीक है। और किस लिए, दत्तक पुत्र को, दत्तक पुत्र कौन था, दामोदर राव, कौन था, दामोदर राव। और यहाँ देखेंगे तो हुरोज इनके विद्रोह का दमन कर रहा था, और ये बोला था कि ये पूरे जो युद्ध हो रहा है उसमें ये अकेला मर्द है ना,
ऐसा बोली। और इन्हीं के बारे में तो आप लोग पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, पढ़ते हैं ना आप लोग, ठीक। उसके बाद ये ग्वालियर में इनका मृत्यु हो जाता है झांसी की रानी का, ठीक है। और वहीं पे इनका समाधि स्थल भी है। कौन इनके विद्रोह का दमन करता है? फिरोज, ठीक है। उसके बाद बिहार से देखेंगे तो बिहार से जगदीशपुर आरा जो है, वहां से जमींदार रहते हैं वीर कुंवर सिंह। कौन रहते हैं? वीर कुंवर। ये आपको मानना पड़ेगा, वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में, हमारे यहाँ अगर कोई 80 वर्ष का भी कोई हो तो कैसा रहता है, ये 80 वर्ष की उम्र में उस समय क्या है, अंग्रेज के ली ग्रांट को क्या करते हैं, विद्रोह में उस समय अच्छा मतलब नेतृत्व किए हैं। और उसके बाद ये गंगा नदी को पार कर रहे थे ना, तो इनके बाएं हाथ पर गोली लग जाती थी, गंगा मैया को अपना पूरा हाथ ही काट के, और उसके बाद वो हाथ कटा हुआ में भी वो आदमी को जाके हरा दे रहे हैं अंग्रेज को, ठीक है। और इसके बाद उनका क्या हो जाता है, 26 अप्रैल को उनका मृत्यु हो जाता है। सब इसलिए याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1857 की क्रांति है, तो संतावने जितना जो लिख रहे हैं हम अप्रैल, 24 अप्रैल कितना 1857, यहाँ 26 अप्रैल 1857 इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ली ग्रांट इनके विद्रोह का दमन जो अंग्रेज के तरफ से है वो करता है, ठीक है। और इनका मृत्यु हो जाता है। और 80 वर्ष की उम्र में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट, और कहाँ से, बिहार के आरा जगदीशपुर से रहते हैं। लेकिन आपका पटना जो है, इससे पीर अली रहते हैं, ये बुक विक्रेता रहते हैं, कॉपी किताब का दुकान था, और ये करते हैं विद्रोह। लेकिन इनके विद्रोह को वहाँ का जो टेलर था, ठीक है, कमिश्नर रहता है, ये टेलर क्या करता है कि 17 आदमी को फांसी देता है, उसमें से एक पीर अली भी थे, ठीक है। पटना से थे पीर अली, और ये विद्रोह मतलब कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद जो यूपी में है, वहाँ से लियाकत अली कर रहे थे, और इनके विद्रोह का दमन कौन कर रहा था, कर्नल नील। कौन कर रहा था? कर्नल नील कर रहा था, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि पूरे 1857 का जो क्रांति है उसमें मुख्यालय बनाया गया था इलाहाबाद को, ठीक है। और पीएम कौन थे उस समय, ब्रिटिश पीएम कौन थे, पाम स्टर्लिन। कौन था? पाम स्टर्लिन। और प्रतीक क्या था, तो कमल और रोटी। कमल सैनिकों को एकता करने के लिए था, और रोटी भोजन का प्रबंध करने का संकेत था। लिखित संकेत नहीं भेजा जा सकता था सूचना, इसलिए प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को भेजा गया। और गवर्नर का बात करेंगे तो कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग, ठीक है। उसके बाद पील आयोग की स्थापना किया जाता है 1860 में। इसमें क्या होता है, प्रमोशन दिया जाता है सैनिकों को। और कैसा प्रमोशन, देखिए जितना भी विद्रोह करने वाला था वो कौन था, क्योंकि चर्बी की वजह से किया है, तो राजपूत और ब्राह्मण। तो ये जो सैनिक उसमें काम कर रहे थे, उसमें राजपूत और ब्राह्मण थे, वो दोनों का जो सैनिक का जो संख्या है उसमें क्या कर देता है, कमी कर देता है। और किसके संख्या में वृद्धि कर देता है, पठान और गोरखा, ठीक है। जो विद्रोह किया था उसके में कमी हो गया राजपूत और ब्राह्मण में, क्योंकि इस सब विद्रोह में मंगल पांडे क्या था, ब्राह्मण थे, ठीक है। ये विद्रोह करते हैं। तो आप लोग को 1857 की क्रांति समझ में आया, ठीक है। तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी को लेकर, ठीक है। कौन सा राइफल आ गया था, एनफील्ड राइफल, ठीक है। एनफील्ड राइफल की वजह से मंगल पांडे क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। 34 नेटिव इन्फेंट्री के बटालियन रहते हैं, और इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है। और फिर आप आगे देखते हैं, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से तात्या टोपे, और फिर नाना साहब तात्या टोपे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और बिहार के जगदीशपुर आरा जिला है, वहाँ से जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि इलाहाबाद से लियाकत अली करते हैं। और आप देख रहे थे मुख्यालय इलाहाबाद में था, पीएम पाम स्टर्लिन थे, और प्रतीक कमल और रोटी।